हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ट्वेल्थ में हैं या फिर आईआईटी या फिर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूँ लाइन बाय लाइन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसको देखिए, ये आपको बहुत ही बेनिफिट पहुँचाएगा, जिसका आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगा कि ये कितना बेनिफिट आपको कर सकता है। तो डेली मैं आप लोग के लिए 2-3-4 पेज लेके आता हूँ, तो आप डेली इसको देखिए। ये हमारा 12th लेक्चर है, ये हमारा 12th क्लास है। इससे पहले 11 क्लास हम लोगों ने कर रखा है। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक देख चुके थे, एग्जाम्पल 1.7 तक। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आगे आप जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे उन सबों के लिए। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझेंगे। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड इन वैक्यूम एट द ओरिजिन O। हम लोग को क्या करना है, एक चार्ज कंसीडर करना है जो कैपिटल Q है, और ये चार्ज कहाँ पे प्लेस्ड है, ओरिजिन O पे चार्ज Q हमारा प्लेस्ड है। ठीक है। इफ़ वी प्लेस अनदर पॉइंट चार्ज Q एट पॉइंट P वेयर OP इक्वल टू R। अब एक दूसरा चार्ज हमको कंसीडर करना है कहीं पे भी आप कंसीडर कर सकते हैं, P पॉइंट पे, जो यहाँ से कुछ R डिस्टेंस पे है। यहाँ से जो ये जो ओरिजिन पे जो कैपिटल Q चार्ज है, यहाँ से R डिस्टेंस पर है कौन सा चार्ज, स्मॉल q। फिर है देन चार्ज Q विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन स्मॉल q। यहाँ पे जो कैपिटल चार्ज है, यहाँ पे वो क्या करेगा, इस स्मॉल चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि जनरली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया जाता है और इसको भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कुछ डायरेक्शन मेंशन नहीं किया गया है, तो हम लोग दोनों को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। इसका उल्टा आप चाहे तो निगेटिव भी लेकर चलेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम कंडीशन हमको मिलेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। फोर्स जो इधर जा रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा। फिर देखते हैं, देन Q विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन Q एज पर कूलम्स लॉ। अच्छा, ये कहना चाह रहा है कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अप्लाई हो रहा है। फिर है वी में आस्क द क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इफ़ चार्ज Q इज़ रिमूव्ड देन व्हाट इज़ लेफ्ट इन द सराउंडिंग्स। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो हम लोग चार्ज स्मॉल Q लिए थे, अगर इसको हटा लिया जाए तो सराउंडिंग में हमारा क्या बचेगा, इसके बारे में पूछ रहा है। इज़ देयर नथिंग, क्या कुछ भी नहीं है, ऐसा पूछ रहा है कि चार्ज को हटाने के बाद क्या वहाँ पे कुछ भी नहीं है। इफ़ देयर इज़ नथिंग एट द पॉइंट P देन हाउ डज अ फोर्स एक्ट व्हेन वी प्लेस अ चार्ज स्मॉल Q एट P। अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे अगर हम लोग छोटा सा चार्ज को अगर डालते हैं, स्मॉल चार्ज को डालते हैं, तो उस पर फोर्स कैसे एक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज है, यहाँ पे स्मॉल Q चार्ज है, यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो इस पर फोर्स एक्ट कैसे हो रहा है, इसके बारे में वो डाउट पूछना चाह रहा है। फिर है इन ऑर्डर टू आंसर सच क्वेश्चंस द अर्ली साइंटिस्ट्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड। अब इसका जवाब देने के लिए कि यहाँ पे ये जो हमारा P पॉइंट है, इस पर फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है इस चार्ज के कारण, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारे साइंटिस्ट थे वो क्या किए, फील्ड का कॉन्सेप्ट दिए। अब समझते हैं इसको। According to this, we say that the charge capital Q produces an electric field everywhere in the surrounding। अब इनके अनुसार क्या इनका कहना था कि अगर ओरिजिन पे चार्ज हमारा कैपिटल Q रखा हुआ है तो ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करेगा। अपने चारों तरफ, ये अपने चारों तरफ क्या कर रहा है, एक फील्ड क्रिएट कर रहा है ना। फिर क्या है, when another charge Q is brought at some point P, the field there acts on it and produces a force। अब ये जो हमारा सराउंडिंग है, इसमें हम लोग जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा फैला हुआ है, इस फील्ड में किसी भी P पॉइंट पर अगर हम लोग छोटा सा चार्ज Q को रखते हैं तो वो क्या करेगा, अपने ऊपर एक फोर्स का अनुभव करेगा। किसके कारण, इस फील्ड के कारण। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई चार्ज कैपिटल Q एट पॉइंट P इज़ गिवन एज। अब एट डिस्टेंस R, यहाँ पे हमारा R डिस्टेंस पर जो हमारा P पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है, इस पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ इस इक्वेशन की तरह लिखा जाता है। ये जो इक्वेशन है हमारा क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q बाई R स्क्वायर, जहाँ पर
आर कैप जो है हमारा डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है इसके साथ लगे कि इसका फोर्स, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन इधर आर की तरफ है। अब यहाँ पर इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। कोई भी चार्ज हम लोग लेंगे तो चार्ज के कारण उसके चारों तरफ एक रीजन डेवलप्ड होगा, एक एरिया डेवलप्ड होगा, एक क्षेत्र बनेगा। उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। किसी भी चार्ज के कारण उसके चारों तरफ जो एरिया बनता है, चारों तरफ जो क्षेत्र बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज हमारा यहाँ पे सेंटर पे है वही हमारा मेन चार्ज होता है। तो सेंटर पे ओरिजिन पे कौन सा चार्ज था, कैपिटल क्यू। तो जो हमारा फोर्स लगता है उस फोर्स में दो चार्ज हम लोग डालते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हम लोग छोटा सा चार्ज डाल रहे हैं स्मॉल q, वो हमारा निगलेजिबल चार्ज है। उसको हम लोग इमेजिन करके चलेंगे कि वो चार्ज क्या है, निगलेजिबल है। तो उस निगलेजिबल चार्ज को हम लोग काउंट नहीं करते, आगे उन सारे कंडीशंस को देखेंगे। अभी आप बस इस फार्मूला को ध्यान से देख लीजिए। इस फार्मूला का याद रहना आपके पूरे 12th में आगे समझने के लिए कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से इस फार्मूला को आप समझ लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर होता है। और इंटू आर कैप बस डायरेक्शन को शो करने के लिए है। अगर आप आर कैप नहीं भी लगाते हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस फिगर को देखिए, यहाँ पे एक चार्ज है। चार्ज के कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ हमारा फैला हुआ है, इस चीज़ को शो कर रहा है। यहाँ पे क्यू के पीछे हमारा कुछ भी नहीं है, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर होता है, बाहर की तरफ होता है। मतलब चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड बनता है वो फील्ड हमारा किसकी हेल्प से बनता है, लाइन से बनता है। और ये जो लाइन का डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, बाहर की तरफ। कब बाहर की तरफ होता है, जब चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये हमारा ए है। अब यहाँ पे लिखी हुई बातों को हम लोग पहले पढ़ते हैं। वेयर आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर बाई आर। यहाँ पे जो है आर कैप है, यहाँ पे ऊपर आर के ऊपर वेक्टर छूट गया है। आर कैप जो है वो क्या होता है, आर वेक्टर बाई आर होता है। जो हमारा वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है, जो हमारा वेक्टर होता है वो वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। ये चीज़ यहाँ पे लिखना चाह रहा है, इज अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन टू पॉइंट आर। ये हमारा यूनिट वेक्टर है, आर कैप हमारा यूनिट वेक्टर है जो ओरिजिन से लेके पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है आर उसको शो कर रहा है। दस इक्वेशन 1.6 specifies the value of electric field for each value of position vector r। अब यहाँ पे इक्वेशन 6 में जो है ये हमारे पोजीशन वेक्टर को स्पेसिफाई कर रहा है कि r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है। फिर है द वर्ड फील्ड सिग्निफाइज हाउ सम डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी विच कुड बी स्केलर और ए वेक्टर। अब ये हमारा ये जो फील्ड है ये तो हमारा चारों तरफ बन रहा है। अब ये हमको स्पेसिफाई करना है कि ये चारों तरफ है, इसके बावजूद ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। वेरीज विथ पोजीशन, जो पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ पे इधर है, सारे डायरेक्शन में क्या है, अलग अलग है। द इफेक्ट ऑफ चार्ज हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। We obtain the force F exerted by the charge Q on a charge small q as। अब ये जो है अगर हम लोग कहीं भी ले लें, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा स्मॉल q रखा हुआ है या यहाँ पे स्मॉल q रखा हुआ, आप जहाँ चाहे वहाँ पे ले सकते हैं। तो इस चार्ज पे अगर हम लोग फोर्स को देखें, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा वो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई आर स्क्वायर और इंटू आर का, बस ये डायरेक्शन को शो करने के लिए है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वैल्यू है हमारा ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इस स्मॉल चार्ज पे, इस छोटा सा चार्ज Q पर। तो हम लोग समझते हैं कि फोर्स हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं तो क्लियरली हमारा स्पेसिफाई होगा। नोट दैट द चार्ज Q ऑल्सो एग्जर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन चार्ज Q। अब इसका कहना है जो छोटा सा चार्ज है हमारा स्मॉल q, वो क्या होता है, वो भी इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई करने का कोशिश करता है। क्योंकि हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ से जानते हैं इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो ये भी इसका जितना कैपेसिटी है स्मॉल q चार्ज का, ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है उससे ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करने का कोशिश करता है। क्योंकि यहाँ पे हमारा चार्ज है तो ये चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो भी तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो वैलिड नहीं होगा। आगे हम लोग समझेंगे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वैलिड क्यों नहीं होता है ना।
द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्ज Q एंड Q कैन बी लुक्ड अपॉन एज एन इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज Q एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q एंड वाइस वर्सा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई कर रहा है और फिर ये भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको समझा जा सकते हैं। इफ इट डिनोट द पोजिशन ऑफ चार्ज Q by a vector r, it experiences a force F equal to magnitude equal to charge Q multiplied by electric field E at the location of Q। 10। अब इस कंडीशन में जो है इसका कहना है जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस छोटा सा चार्ज पे, ये फोर्स का जो हमारा वैल्यू है वो क्या होता है, ये फोर्स जो है हमारा Q टाइम्स जो हमारा चार्ज यहाँ पे छोटा सा चार्ज अवेलेबल है वो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नीचे शायद एक्सप्लेन किया हुआ है इक्वेशन के थ्रू, शायद यहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम हो समझने में। क्लास में हम लोग ये चीज़ कॉन्सेप्ट को पहले ही बताते हैं, तो आगे हम लोग समझेंगे, घबराएंगे नहीं आप। तो यहाँ पे ये पहले एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन क्या कर रहा है कि ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, मान लीजिए कहीं भी चार्ज है तो उस पर तो फोर्स अप्लाई होगा ही। तो ये जो फोर्स का हमारा वैल्यू है वो क्या है, Q टाइम्स है। मतलब जो हमारा यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q, मान लीजिए यहाँ पर अगर Q0 रखा होता तो Q0 टाइम्स होता। यहाँ पे मान लीजिए कि Q1 रखा होता तो Q1 टाइम्स होता। तो यहाँ पे चार्ज Q रखा हुआ है, तो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स क्या है, Q टाइम्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है इस पर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के Q टाइम्स है। R यहाँ पे बस डायरेक्शन को शो कर रहा है और उसका कुछ खास मतलब नहीं है। अगर आप F ऑफ R नहीं भी लिखते हैं, सिर्फ F भी लिखते हैं, फिर भी कॉन्सेप्ट को समझा जा सकता है कि सेम बात है। फिर इक्वेशन 1.8 डिफाइंस द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज न्यूटन पर कूलम। अब ये जो हमारा इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करता है, अब यहाँ पर देखिए फोर्स इक्वल टू क्या है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन चार्ज हो जाएगा। तो फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलम। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, है ना। तो वही इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, या फिर आप इसको NC इनवर्स भी लिख सकते हैं। फिर हमारा इसका सम इम्पोर्टेंट रिमार्क्स में मेड हेयर, कुछ इम्पोर्टेंट रिमार्क्स है जिसको यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या इसमें बातें और हो सकती हैं। अच्छा, इनको समझने से पहले हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर एक और फिगर है नेगेटिव चार्ज के कारण। इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस फिगर को हमको समझना चाहिए। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है उसमें बस एक ही डिफरेंस है कि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है, जबकि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन अंदर की तरफ होता है। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रिएट हो रहा है उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ है और इसमें क्या था, बाहर की तरफ था पॉजिटिव चार्ज में। बस ये एक बेसिक डिफरेंस है, जैसा पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वैसा ही नेगेटिव चार्ज में भी क्रिएट हो रहा है। बस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, हमेशा पूरे लाइफ टाइम ध्यान में रखेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम कर सकता है, फिगर से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूरे आपके IIT नीट वगैरह में भी और +2 में भी। क्या याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा बाहर की तरफ जाता है और नेगेटिव चार्ज के कारण अंदर की तरफ आता है। चलिए फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1.8 वी कैन इन्फर दैट इफ Q is unity, the electric field due to charge capital Q is numerically equal to the force exerted by it। अब इसका कहना है कि अगर जो हमारा स्मॉल चार्ज का वैल्यू है अगर वो यूनिटी हो, यहाँ पे चूँकि हम लोग इक्वेशन क्या देखें, F इक्वल टू Q इंटू ई, स्मॉल Q इंटू ई। इसका कहना है कि अगर स्मॉल चार्ज का वैल्यू यूनिटी हो, मतलब 1 कूलम हो, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है हमारा उसका वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 1 से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स के ही बराबर हमारा रहेगा। तो इस कंडीशन में हमारा दोनों इक्वल होगा। ये कंडीशन भी आप ध्यान में रखेंगे कि इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है कि हमारा फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल कब होगा, कब इक्वल होगा, जब जो हमारा टेस्ट चार्ज यहाँ पे जो हम लोग चार्ज जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है उसका वैल्यू अगर यूनिटी होगा तो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है। क्या है कि अगर जो हम लोग टेस्ट चार्ज या फिर जिस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है उस चार्ज का वैल्यू अगर यूनिटी हो, 1 कूलम हो,
तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। Thus, the electric field due to a charge capital Q at a point is specified may be defined as the force that a unit positive charge would experience if placed। फिर इसका कहना है कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज Q के कारण किसी भी पॉइंट पे स्पेसिफाई किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, तो उसको हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसका आधा स्टेटमेंट। एट द पॉइंट मतलब कि जिस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा था वहीं उसी पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स भी अप्लाई हो रहा है और दोनों क्या है, इक्वल है। फिर है द चार्ज Q विच इज़ प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज Q जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ओरिजिन पे देखे थे यहाँ पे चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है चारों तरफ। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कॉल्ड ए सोर्स चार्ज एंड द चार्ज Q which tests the effect of a source charge is called test charge। टेस्ट चार्ज मैंने पहले से ही बोल रखा था, NCERT है, ये बात को थोड़ा सा घुमा के लिखता है तो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहाँ पे ओरिजिन पे हमारा जो चार्ज कैपिटल Q है इसको हम लोग सोर्स चार्ज या फिर हम लोग इसको मेन चार्ज भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जिस चार्ज पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज बोलेंगे। यहाँ पे ये जो छोटा चार्ज है इसको आगे से आप लोग इसको ध्यान रख सकते हैं। फिर है नोट दैट द सराउंडिंग चार्ज Q मस्ट रिमेन एट इट्स ओरिजिनल लोकेशन। अब हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो कैपिटल चार्ज Q है मतलब मेन चार्ज का हमारा लोकेशन क्या होना चाहिए, हमेशा ओरिजिनल लोकेशन पे होना चाहिए, मतलब ओरिजिन पे या फिर कोई फिक्स्ड लोकेशन पे होना चाहिए, मूव नहीं करना चाहिए। हाउएवर इफ़ अ चार्ज Q इज़ ब्रॉट एट एनी पॉइंट around capital Q itself is bound to experience a electrical force due to Q and will tend to move। अब Q अगर हमारा ओरिजिन पे है और यहाँ पे इसके कारण हम लोग कहीं पे भी हम लोग छोटा सा चार्ज Q को टेस्ट चार्ज को डाले, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा ही होगा, क्योंकि वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों डायरेक्शन में, मतलब कि चारों नहीं सारे डायरेक्शन में, और मतलब कि पूरा 360 पे मूव कर रहा है। तो कहीं भी रखेंगे तो उस पर हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स जो है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए स्मॉल Q पर अप्लाई होगा ही होगा। अ वे आउट ऑफ दिस डिफ़िकल्टी इज़ टू मेक Q नेग्लिजिबली स्मॉल। अब सिचुएशन को समझिए कि अगर हमारा चार्ज Q था, यहाँ पे छोटा चार्ज Q है, ये इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है तो ये भी इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है। उस कंडीशन में हम लोग क्या समझेंगे कि यहाँ पे जो हमारा टेस्ट चार्ज है उसको हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलेंगे कि इसका जो वैल्यू है इस चार्ज का वो बहुत ही छोटा है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। द फोर्स F इज़ देन नेग्लिजिबली स्मॉल बट द रेशियो F/Q इज़ फाइनाइट एंड डिफाइंस द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका जो हमारा वैल्यू है चार्ज Q का वो बहुत ही छोटा है, लगभग 0 के बराबर है, लेकिन 0 नहीं है। इसलिए यहाँ जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग पीछे देखे थे, क्या होता है, जब फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स अपॉन चार्ज। NCERT में वो थोड़ा बेहतर ढंग से एक्सप्लेनेशन है, मैं फिर से थोड़ा सा समझाता हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। ओरिजिन पे कैपिटल चार्ज Q है, यहाँ पे वेरी स्मॉल चार्ज या टेस्ट चार्ज हमारा स्मॉल Q है। अब इस स्मॉल Q पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है और इसी लाइन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई हो रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा सारा सिचुएशन है, सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स डिवाइडेड बाई जिस चार्ज पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उस चार्ज का वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ऑन ए चार्ज एंड द वैल्यू विच इज़ डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ चार्ज। मतलब कि जिस चार्ज पर फोर्स अप्लाई हो रहा है उस चार्ज का वैल्यू, यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, लिमिट Q टेंड्स टू 0, इसको हम लोग पढ़ेंगे, लिमिट Q टेंड्स टू 0 F/Q। यहाँ पे Q टेंड्स टू 0 कहने का मतलब है कि ये जो है लगभग हमारा 0 के बराबर है, लेकिन 0 नहीं है, ठीक है। फिर आगे इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। अ प्रैक्टिकल वे टू गेट अराउंड द प्रॉब्लम ऑफ कीपिंग Q अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रेजेंस ऑफ Q is a hold capital Q to its location by unspecified forces। अब इसका कहना है
कि यहाँ पे जो हमारा कैपिटल Q का जो सराउंडिंग है, इसमें जो हम लोग स्मॉल चार्ज Q को रखते हैं, इसका जो हमारा लोकेशन है ये अनस्पेसिफाइड फोर्स के कारण है। फिर कहना है दिस में लुक स्ट्रेंज बट एक्चुअली दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन प्रैक्टिस। इसका कहना है जो चार्ज हमारा Q है सेंटर पे, उस चार्ज का मूवमेंट इधर उधर नहीं हो, इस चार्ज के मूवमेंट को होने से बचाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि इसको एकदम फिक्स्ड रखने का कुछ जुगाड़ सोचना चाहिए। इसके लिए हो सकता है कि यहाँ पे या फिर कहीं पे भी कुछ चार्जेस का हम लोग को अरेंजमेंट करना चाहिए ताकि ये चार्ज हमारा मूव नहीं करे। ये सुनने में, यही इसका कहना है कि ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा सा है, स्ट्रेंज है, लेकिन वाकई ऐसा है। फिर आगे के कंडीशन को हम लोग पढ़ते हैं। When we are considering the electric force on a test charge Q due to a charged planar sheet, the charges on sheet are held to their locations by forces due to unspecified charged constituents inside the sheet। कहना है कि अगर शीट पे हमारा कुछ चार्ज फैला हुआ हो तो चार्ज जो है हमारा अपने लोकेशन पे फिक्स्ड रहता है। वो क्यों फिक्स्ड रहता है? क्योंकि इस पर्टिकुलर चार्ज पर बाकी सारे चार्जों के कारण, पॉजिटिव चार्जों के कारण या नेगेटिव चार्जों के कारण अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स अप्लाई हो रहा होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो इसी तरह का कंडीशन कैपिटल Q चार्ज के साथ भी होना है। फिर आगे के कंडीशंस को हम लोग पढ़ते हैं। नोट दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू कैपिटल चार्ज Q थ्रू डिफाइंड ऑपरेशनली इन टर्म्स ऑफ सम टेस्ट चार्ज Q इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ Q। यहाँ पे कहना है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कैपिटल Q पे डिपेंड करता है, स्मॉल q पे बिल्कुल भी नहीं डिपेंड करता है। स्मॉल q हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है टोटली इलेक्ट्रिक फील्ड से। दिस इज़ बिकॉज f इज़ प्रोपोर्शनल टू q, सो द रेशियो ऑफ f अपॉन q डज नॉट डिपेंड अपॉन q। यहाँ पे इसका कहना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिर्फ कैपिटल Q पर डिपेंड करता है, स्मॉल q पे नहीं डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो है हमारा प्रोपोर्शनल होता है। जो हमारा फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है Q के, और ये हमारा रेशियो क्या है, F बाई Q के। मतलब कि हमारा जो फोर्स होता है वो क्या होता है, फोर्स इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। तो Q1 यहाँ पे कैपिटल Q और Q हमारा स्मॉल q है। अब फोर्स का वैल्यू इतना है, जबकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, फोर्स बाई Q होता है। यहाँ पर अगर हम लोग Q से डिवाइड करें तो Q से Q हमारा कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पर है ही नहीं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा ये स्मॉल q है ही नहीं तो वो इस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। जब डिपेंड ही नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, स्मॉल q पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला ही होता है, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। मतलब यहाँ पे स्मॉल q का कहीं चर्चा ही नहीं है। जब स्मॉल q है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा स्मॉल q पर डिपेंड कैसे करेगा। इसी बात को NCERT साहब थोड़ा सा घुमा कर लिख दिए। फिर है The force F on the charge Q due to charge capital Q depends upon the particular location of charge Q, which may take any value in the space around the charge capital Q. Thus, the electric field E due to Q is also independent of the space coordinate R. अब सिचुएशन को समझिए कि ये जो हमारा छोटा सा चार्ज है, मान लीजिए ओरिजिन हमारा कैपिटल Q, यहाँ पे बड़ा सा चार्ज रखा हुआ है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ निकल रहा है। अब मान लिया जाए कि एक बार चार्ज हमारा स्मॉल q यहाँ पे है जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, दूसरी बार यहाँ पे हो सकता है, तीसरी बार यहाँ पे हो सकता है। मतलब कि इसका जो पोजीशन है वो चेंज हो सकता है, डिस्टेंस बढ़ घट सकता है। इसकी वजह से जो है यहाँ पर r जो हमारा कोऑर्डिनेट r है इससे इंडिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ओवरऑल किस पर डिपेंड करता है, उसका ओरिजिनल लोकेशन पे, कि पर्टिकुलर टाइम में उसका ओरिजिनल लोकेशन क्या है उस पे। जब वो जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी चेंज हो सकता है। फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ चार्ज Q ऑल ओवर द स्पेस वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। मतलब कि चार्ज का वैल्यू जो है पूरे फील्ड में, पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी हमारा चेंज हो सकता है। चार्ज का पोजीशन जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी चेंज हो सकता है। फिर है द फील्ड एग्जिस्ट्स एट एवरी पॉइंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, 3 डायमेंशनल स्पेस में। 3 डायमेंशनल मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ऐसा जब भी बोला जाए फटाक से एक स्फेयर को इमेजिन करेंगे, फुटबॉल को आप ध्यान में लाएंगे,
इमेजिन करेंगे कि फुटबॉल के सेंटर पर, फुटबॉल के बीचों बीच हमारा चार्ज रखा हुआ है, जिसके कारण फुटबॉल के अंदर चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा है, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, और उस पर क्या हो रहा है, कहीं भी हम लोग चार्ज को रखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई करेगा, है ना। मतलब इसी को हम लोग 3D बोलेंगे, 3 डायमेंशनल, मतलब जिसमें एक्स एक्सिस भी हो, वाई एक्सिस भी हो और जेड एक्सिस भी हो, उसको हम लोग 3D बोल रहे हैं। फिर हमारा थर्ड पॉइंट को देखते हैं। फॉर ए पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम ऑरिजिन। फिगर कहीं और, एक्सप्लेनेशन कहीं और। पहले इस चीज़ को हम लोग देख चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है हमेशा सीधा बाहर की तरफ जाता है। रेडियली आउटवर्ड कहने का मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रहा है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी जाएगा, मतलब रेडियली आउटवर्ड, सीधा बाहर की तरफ जा रहा है, किस में, पॉजिटिव चार्ज वाले कंडीशन में। फिर ऑन द अदर हैंड इफ़ द सोर्स चार्ज इज़ नेगेटिव द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट एवरी पॉइंट इज़ रेडियली इनवर्ड। फिर एक और फिगर हम लोग क्या देखे थे कि अगर हम लोग के पास नेगेटिव चार्ज क्यू हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। अगर हम लोग के पास नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा अंदर की तरफ होगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन को पढ़ते हैं। Since the magnitude of force F on charge Q due to charge capital Q depends only on the distance r of the charge small q from charge capital Q, the magnitude of electric field E will also depend on the distance r। अब इसका कहना है कि एक ओरिजिन अगर हम लोग ले जहाँ पे चार्ज हमारा कैपिटल Q रखा हुआ है, यहाँ से एक बार पॉइंट P यहाँ लेते हैं, यहाँ लेते हैं, यहाँ लेते हैं, यहाँ लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस अलग है, यहाँ भी डिस्टेंस अलग है, यहाँ भी डिस्टेंस अलग है, यहाँ भी अलग है। तो हर बार अलग अलग कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इन सारे पॉइंट्स पे अलग अलग होगा, वही इसका कहना है। फिर आगे सिचुएशन को देखिए। दस एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम चार्ज क्यू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज सेम। अगर ओरिजिन से हम लोग इक्वल डिस्टेंस पे इधर ले, इतना ही डिस्टेंस पे अगर हम लोग इधर ले, इतना ही डिस्टेंस पे हम लोग इधर ले, इतना ही डिस्टेंस पे हम लोग इधर ले, किधर भी ले, अगर डिस्टेंस इक्वल होगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, मेनली हमारे डिस्टेंस पे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का वैल्यू तो हमेशा सेम है, कैपिटल क्यू, यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, कहीं भी रहे उसके लिए चार्ज तो हमारा कैपिटल क्यू ही है। तो मेनली किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। डिस्टेंस अगर चेंज नहीं होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। फिर सिचुएशन को समझिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ई दस सेम ऑन ए स्फीयर with the point charge at its center, in other words it has spherically symmetry। मतलब इसका क्या है, स्फेरिकल सिमेट्री। इसका कहना है कि सेंटर पे अगर चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा चारों तरफ सेम रहेगा, और इसके अनुसार हम लोग इसको स्फेरिकल सिमेट्री भी कह सकते हैं। सिमेट्री कहने का मतलब होता है कि जितना डिस्टेंस पे इधर है उतना ही डिस्टेंस पे इधर भी, उतना ही डिस्टेंस पे चारों तरफ ऑल अराउंड अगर हम लोग देखें तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारा क्या होगा, सेम होगा। ओवरऑल निचोड़ को मैं एक बार कंक्लूड करता हूँ इसको थोड़ा सा। ओवरऑल इसका कहना ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज होता है, जहाँ पर ये छोटा सा चार्ज का वैल्यू हमारा लगभग 0 के बराबर होता है, Q टेंड्स टू 0 होता है लगभग, लिमिट Q टेंड्स टू 0, मतलब ये लगभग 0 के बराबर है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फाइनली फार्मूला यहाँ से हमको मिलता है वो क्या मिलता है कि E इक्वल टू होता है कैपिटल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला था बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पर से एक जो हमारा और Q होता उसको हटा दिया गया है। बस हमारा यही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, और इसका हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन चार्ज था तो न्यूटन पर कूलम, जिसको इतना इन सारी चीज़ों को आप लोग परमानेंट अपने माइंड में सेट करके रखेंगे, कभी भी आपके दिमाग से इरेज नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अभी जस्ट हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में, मतलब कि क्लास नंबर 10 में इसी तरह का कॉन्सेप्ट था। क्या कॉन्सेप्ट था हमारा कि बहुत सारे चार्जों के कारण किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे, बहुत सारे चार्जों के कारण किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू जो है वो कितना होगा। इसी तरह का कंडीशन यहाँ भी है कि बहुत सारे चार्जों के कारण किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ये हमको जानना है। कंडीशन सेम है, बस फार्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। एक बार फिर से आप समझिए यहाँ पे, अगर वहाँ पे नहीं समझे थे तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। कंसिडर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Q3 Qn, मतलब Q4 Q5 करते हुए Qn तक है, विथ पोजीशन वेक्टर R1 R2 R3 R4 करते हुए Rn तक है।
रिलेटिव टू सम ओरिजिन ओ। अब इसका कहना है कि हम लोग एक ओरिजिन ओ लेते हैं, इस ओरिजिन ओ से मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, इसी तरह से बहुत सारा चार्ज करते हुए Q1 है। अब इसमें से कोई भी एक चार्ज आप चूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि Q1 चूज कर लिया आप। Q1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई हो रहा है, ये सारे चार्ज यहाँ से मान लीजिए कि ये Q2 R2 दूरी पर है, ये Q1 R1 दूरी पर है, Q3 R3 दूरी पर है, Q4 R4 दूरी पर है, Q1 Rn दूरी पर है। तो इन सारी चार्जों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, वो सारे चार्जों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो हमारा Q1 चार्ज है, इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा होगा ओवरऑल, ये हमको फाइंड करना है। फिर हम लोग देखते हैं, लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन द स्पेस ड्यू टू सिंगल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन द स्पेस ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड टू बी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट without disturbing the original position of charges Q1, Q2, Q3 and so Q on। मतलब इसका कहना है कि यहाँ जो हमारा सारा पोजीशन है, जितने भी चार्जेज हैं, वो कोई भी चार्ज Q1 हो या Q2 हो या Q3 हो या फिर Q4 करते हुए Qn तक कोई भी चार्ज हो, वो दूसरे चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके डिस्टर्ब नहीं करेगा। मतलब कि ये चार्ज कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। सारा का सारा क्या करेगा, जिस पे Q1 पे अगर हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सारा का सारा चार्ज Q1 पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा। फिर समझेंगे, वी कैन यूज कूलॉम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टू डिटरमाइन द फील्ड एट पॉइंट P डिनोटेड बाय पोजीशन वेक्टर R। हम लोग तो यहाँ पे हम लोग कूलॉम्स लॉ की तरह ही, जैसे हम लोग कूलॉम्स लॉ के थ्रू फोर्स अप्लाई कर रहे थे, उसी तरह यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके हम लोग वैल्यू को फाइंड कर लेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू। जैसे एक चार्ज हमारा दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर रहा था, उसी तरह एक चार्ज हमारा दूसरे चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का हमारा क्या कहना था कि बहुत सारे चार्जों के कारण किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर जितना इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा, तो यहाँ पर फोर्स के बदले हम लोग क्या बोलेंगे, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम लोग वेक्टर सम कर दे, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फिर पेज नंबर 20 की तरफ हम लोग चलते हैं। पेज नंबर 20 में यहाँ पे फिगर के थ्रू दिखाया गया है कि हम लोग के पास बहुत सारा चार्ज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, बहुत सारा चार्ज है। और यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट चार्ज है, उस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है। और सारे सिचुएशन को समझिए। Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, Q3, Q4 सारा इसी तरह से Qn तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है। ठीक, तो Q1 के कारण E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q2 के कारण E2 है, इसी तरह से हमारा सारे के कारण उसी का हम लोग पर्टिकुलर नाम डाल दिए हैं। और हमारा P पॉइंट पे हम लोग को फाइंड करना है। अब हम लोग Q2 से P पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसका नाम हम लोग डाल दिए हैं R2P। ये जो हमारा डिस्टेंस है, इसमें हम लोग R2P इसलिए डाले हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ हमारा डिस्टेंस R1 है और P पॉइंट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, इसलिए R2P R1 से जा रहे हैं, इसलिए R1P Q3 से जा रहे हैं, इसलिए R3P। इसी तरह से हम लोग आप चाहे तो कुछ और भी नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह का सिचुएशन हम लोग फोर्स में भी देखे थे, खुद से नाम कुछ बना लिए थे, R12 R13 इस तरह से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का जो वैल्यू है, वो चार्ज Q1 के कारण R1 डिस्टेंस पे हमारा रखा हुआ है। Q1 के कारण जो हमारा R1 डिस्टेंस पे है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पहले हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4πε0 इंटू Q1/R1P। मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर और इंटू R1P का कैप। ठीक है, तो ये हमारा E1 का वैल्यू है। फिर हमारा क्या है, वेयर R1P कैप इज यूनिट वेक्टर। इसके बारे में तो हम पहले से ही जान रहे हैं कि R1P कैप या फिर इस तरह का जो भी कंडीशन हो R वाले टर्म में, वो हमारा यूनिट वेक्टर है। सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी भैया इधर ही है, जिधर हमारा किसका डायरेक्शन है, डिस्टेंस R का डायरेक्शन है, उधर ही हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है। फिर हम लोग देखते हैं सिचुएशन को, एंड R1P इज़ द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड P। और इसी को अगर हम लोग मैग्नीट्यूड के टर्म में ले, तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है, R1P है। इन द सेम मैनर द इलेक्ट्रिक फील्ड E2 एट डिस्टेंस R ड्यू टू चार्ज Q2 एट R2 इज।
अब R2 डिस्टेंस पे Q2 चार्ज के कारण जो हमारा E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q2 बाई R2P का स्क्वायर इंटू R2P का कैप इसका डायरेक्शन बता रहा है, दैट्स इट। इसी तरह से हम लोग E3, E4, E5 सारा सब कुछ फाइंड कर देंगे En तक, और फाइनली सबका वेक्टर सम कर देंगे। अब फिर आगे सिचुएशन को हम लोग पढ़ते हैं। वेयर R2P ये हमारा यूनिट वेक्टर है, यही बताना चाह रहा है, और इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है R2P कैप का, Q2 से P की तरफ है, ठीक। और R2P जो है हमारा यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस है, Q2 से P के बीच का डिस्टेंस है। फिर है सिमिलर एक्सप्रेशंस होल्ड गुड फॉर फील्ड्स E3, E4, E5 करते हुए टिल En तक ड्यू टू चार्जेस Q3, Q4, Qn। मतलब कि हमारा जो चार्जेज है Q2, Q3, Q4, इसी तरह से जितना भी चार्जेज है सारे चार्जों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा वैल्यू इस तरह से हो जाएगा। बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट R ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इज सोन इन फिगर 1.2। ये 1.2 फिगर में हमारा दिखाया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी सारे चार्जों के कारण किस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। फाइनली जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, मतलब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या हो जाएगा E1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 के कारण, E3 के कारण करते हुए En के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, सबका वेक्टर सम। इस पे वेक्टर डालना चाहिए, पता नहीं क्यों NCERT वालों ने इस पर नहीं डाला है। मतलब एट डिस्टेंस R शायद मेंशन किया हुआ है, इसलिए कि ये डिस्टेंस R पे है और R का डायरेक्शन वगैरह यहाँ पे कुछ शो किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने डालना शायद उचित नहीं समझा है, पर डालने से भी प्रॉब्लम नहीं था। अब यहाँ पर फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 करते हुए टिल En तक। तो E1 प्लस E2 प्लस E3 जो हम लोग वैल्यू डाले हैं सबको हम लोग पुट करके एक साथ हम लोग सबका वेक्टर सम कर देंगे। फाइनली इन सारी चीज़ों को जोड़कर हमको एक साथ लिखना है। इसके लिए हम लोग किसका हेल्प लेते हैं, समेशन का, या फिर इसी को हम लोग सिग्मा बोलते हैं। अब इसमें जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म है, मतलब कॉमन टर्म है जो दोनों में, उसको हम लोग कॉमन करके बाहर कर देते हैं। तो 1/4πε0 इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है, तो 1/4πε0 को हम लोग बाहर कर देते हैं। अब इसमें चेंज होने वाले चीज़ों को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 1/4πε0 तो बाहर हो गया। अब हम लोग सिग्मा लिए, सिग्मा में जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग I या फिर J या फिर K किसी से डिनोट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर गौर करेंगे आप, R1P है, फिर R2P है, R3P है, 4P है, इस तरह से करते हुए NP है। मतलब कि R के नीचे जो है वो चेंज हो रहा है, तो I इक्वल टू कहाँ से चेंज हो रहा है 1 से। जो चेंज होगा वो लोअर लिमिट, जहाँ से जो लोअर वैल्यू है उसको हम लोग नीचे रखेंगे, और जो मैक्सिमम वैल्यू है कहाँ तक चेंज हो रहा है N तक, उसको हम लोग ऊपर रखेंगे। फिर ऊपर जो था हमारा Q1 था, Q2 था, Q3 था, Q4 था, करते हुए Qn तक जा रहा है। ये भी हमारा कहाँ से चेंज हो रहा है 1 से लेके चेंज होते हुए N तक जा रहा है। तो ये हमारा मेंशन हो गया। उसके बाद अब हम लोग वैल्यू को डालेंगे। Q के नीचे वाला चीज़ चेंज हो रहा है तो Q लिखेंगे, और यहाँ पर 1 2 3 नीचे चेंज हो रहा है 4 5 इस तरह से, तो उसके बदले हम लोग I लिख देंगे। फिर डिवाइडेड बाई R1P स्क्वायर, R2P स्क्वायर, R3P स्क्वायर, इस तरह का कंडीशन है, तो हम लोग इसको RIP का स्क्वायर लिख देंगे, RIP का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मतलब फाइनली जो है हमारा ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैलकुलेट हम लोग कर चुके हैं। फिर इस चीज़ को देखिए, E इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी दैट वेरीफाइज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन स्पेस एंड इज़ डिटरमाइंड फ्रॉम पोजिशंस ऑफ सोर्स चार्जेज। अब इसका कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। यह फाइनली प्रूफ हो चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तो अलग अलग डायरेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि आपका वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो समय लगभग 38 मिनट्स हो चुके हैं, तो रहने देते हैं। ये जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, बाय बाय।